हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे हेनरी फेयोल के बारे में, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को दिया है। तो हेनरी फेयोल कौन थे? एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ग्रेजुएट हुए थे वो माइनिंग एकेडमी ऑफ सेंट एटनी इन 1860 इन माइनिंग इंजीनियरिंग। उन्होंने ज्वाइन किया फ्रेंच माइनिंग कंपनी को 1860 में एज एन इंजीनियर एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1888। At that time, the company was at the verge of bankruptcy. With rich and broad administrative experience, Fayol contributed a lot in turning the fortune of the company. उस टाइम क्या था, जो कंपनी थी वो एकदम बैंक्रप्सी के उस पे थी, एज पे थी। तो उनका जो अपने रिच और ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कंपनी के फॉर्चून को चेंज करने के लिए। जब वो रिटायर हुए 1918 में, तो कंपनी जो थी बहुत ही अच्छी पोजीशन में थी, अच्छी कंडीशन में थी। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फेयोल। अब हेनरी फेयोल के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं? तो फेयोल फाउंड दैट एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स: टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स। फेयोल ने क्या फाइंड किया कि जो एक्टिविटीज़ है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं: टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल में। उन्होंने एक क्लियर डिस्टिंक्शन बना दिया टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स के बीच में। फेयोल पहले थे जो आइडेंटिफाई कर पाए थे 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फेयोल ने केवल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई नहीं किया था, बट उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी दिए थे, जो कि एक्ट करते हैं एज अ गाइडलाइंस फॉर मैनेजर। और उनके इन्हीं सब कॉन्ट्रीब्यूशंस के वजह से उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे 14 प्रिंसिपल जो कि हेनरी फेयोल ने दिए हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फेयोल ने बोला है कि कोई भी अगर वर्क है तो हम उसे स्मॉल जॉब में, स्मॉल टास्क में हम उसे डिवाइड कर लेंगे, और जो भी ये टास्क होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल को उनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से एलोकेट कर देंगे। इसका मेन इंटेंट क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क का? ताकि हम ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर सकें और ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाएँ सेम एफर्ट के साथ। डिवीजन से क्या होता है, जो भी टास्क होता है, जो भी वर्क होता है, वो सिंपलर हो जाता है। और जो रेपिटेटिव परफॉर्मेंस होती है इंडिविजुअल की, जब वो एक ही काम बार बार करता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, उसको स्पीड भी मिलती है, एक्यूरेसी भी होता है, उसका एक स्पेशलाइजेशन भी हो जाता है उस फील्ड में। डिवीजन मेक्स ईच टास्क सिंपलर एंड रेपिटेटिव परफॉर्मेंस हेल्प इन गेनिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पेशलाइजेशन। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू बोथ मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल वर्क। जो ये डिवीजन ऑफ वर्क, जो ये प्रिंसिपल है, ये दोनों मैनेजरियल हो या टेक्निकल वर्क हो, दोनों पे अप्लाई होता है। इसी रीज़न की वजह से जो बिग कंपनीज़ होती है उनके सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, प्रोडक्शन की या ह्यूमन रिसोर्स की। सारे जो भी ये डिपार्टमेंट होते हैं उनको हेड कर रहा होता है स्पेशलाइज्ड पर्सन, जो उसमें स्पेशलाइज्ड होता है। और इससे क्या होता है, वो कलेक्टिवली अचीव कर पाते हैं प्रोडक्शन और सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बैंक है, वो बहुत सारे ऑपरेशंस करता है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ कैश हो गए, पेमेंट हो गया, इशू ऑफ चेक हो गया। सारे एक्टिविटीज़ अब जो है ये सारे वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन परफॉर्म करता है। इससे क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है और वो स्पेशलाइज भी हो जाते हैं अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड में। अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ वर्क के क्या क्या एडवांटेज है, पॉजिटिव इफेक्ट है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस है अगर हम उसका वॉयलेशन करेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है? अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क को अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा वर्क में और वर्क डिवाइड कर पाएंगे एज पर क्वालिफिकेशन ऑफ वर्कर्स। वहीं अगर हमने नहीं फॉलो किया तो क्या होगा, इससे लैक ऑफ एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन होगा। सेकंड,
अगर डिवीज़न ऑफ वर्क को हमने फॉलो किया तो इससे क्या होगा, ये वर्क हमारा जो भी होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और एफिशिएंसी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी सेम वर्क अगर परफॉर्म करेगा कोई भी वर्कर रेपिटेडली। वहीं कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका, इससे क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम और एफर्ट्स होगा, क्योंकि हम एक ही काम को करने के लिए बार बार चेंजेस करे जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज होगी। Second principle is authority and responsibility. According to this principle, there should be a proper balance between authority and responsibility. अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से हेनरी फ्योल ने क्या कहा है कि हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। Authority is the right to give order to subordinate and responsibility is the duty which a subordinate is expected to perform by virtue of his position in organization. अब अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी एक तरह का राइट होता है कि हम ऑर्डर दे सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो ड्यूटी होती है जो एक सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपना परफॉर्म करेगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में चलते हैं। अगर पैरिटी होगी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में तो ये हेल्प करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम पे पूरी करने में और अथॉरिटी का कोई मिसयूज़ भी नहीं होगा। जनरली अथॉरिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, ऑफिशियल अथॉरिटी जो कि कमांड की होती है, सेकंड पर्सनल अथॉरिटी जो एक इंडिविजुअल मैनेजर के पास होती है। अथॉरिटी दोनों फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फोरमैन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि 50 यूनिट पर डे उसको बनाने हैं, तो उसको इतनी अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए कि वो इस टारगेट को फुलफ़िल कर पाए। अगर उससे कोई अथॉरिटी नहीं दी जा रही कि वो रॉ मटेरियल वगैरह स्टोर से यूज़ कर सकता है, तो अगर 50 यूनिट्स नहीं बन पाते हैं तो उसका ब्लेम नहीं होगा इसमें। इसलिए हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमारे पास अथॉरिटी भी होनी मस्ट है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पॉजिटिव इफेक्ट में क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, मिसयूज़ जो होता है अथॉरिटी का वो प्रिवेंट होता है और ये हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में। वहीं कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अगर हम इसको वॉयलेट करेंगे तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी अथॉरिटी से तो सब ऑर्डिनेट अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वहीं अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो सब ऑर्डिनेट उसे मिसयूज़ कर सकता है। थर्ड, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन रिफर्स टू ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन क्या होता है, एक जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसकी ओबीडियंस जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है अगर ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना है सिस्टमैटिक मैनर में। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल, डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर एट all level, clear and fair agreement regarding rules and judicious application of penalties. तो फ्योल के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन रिक्वायर करता है गुड सुपरवाइजर सारे लेवल पे, क्लियर और फेयर अग्रीमेंट होने चाहिए रूल्स और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज़ को लेके। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेनल्टीज़ वगैरह पहले से ही सब डिसाइडेड हो कि अगर कोई भी वर्कर अगर डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस उसे क्या सफ़र करना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज़ मस्ट फॉर ऑल द इंटरप्राइज एंड फॉर ऑल द लेवल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मैनेजर है उसने अग्री किया है कि सैलरी में इंक्रीमेंट होगी एम्प्लॉय की अगर वो ओवर टाइम वर्क करता है, तो एम्प्लॉय को डिसिप्लिन वे में वर्क करना होगा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली, और मैनेजर को भी यहाँ पे डिसिप्लिन वे में अपना प्रॉमिस जो था इंक्रीमेंट का उसे फॉलो करना होगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। डिसिप्लिन से क्या होगा, जो भी वर्किंग होगी बिजनेस की वो स्मूथ होगी और सिस्टमैटिक वे में होगी। बेटर रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, डिसिप्लिन से क्या होगा, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक बेटर रिलेशनशिप होगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी अगर हम डिसिप्लिन का वायलेशन करें, तो डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एम्प्लॉयज़, रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय मे नॉट बी सो कॉर्डियल। अब जो रिलेशन होगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ में वो कॉर्डियल नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा।
Fourth, unity of command. According to this principle, each subordinate should receive orders and be accountable to one and only one superior. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल ने हमें ये बताया है कि हर एक जो सबऑर्डिनेट होगा वो केवल एक सुपीरियर जो होगा उसका केवल एक सुपीरियर होगा और वो केवल एक सुपीरियर से ऑर्डर लेगा और उसी को अकाउंटेबल भी होगा। अगर सबऑर्डिनेट रिसीव करता है ऑर्डर एक से ज़्यादा सुपीरियर से तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसके लिए डिसाइड करना कि वो किसको पहले ऑबे करे। डुअल सबऑर्डिनेशन से क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी सबऑर्डिनेट के माइंड में और कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा सुपीरियर्स के बीच में। तो यही कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन्स को हटाने के लिए फ्यूल ने ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लाया है, जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय एक टाइम पे केवल एक सुपीरियर से ऑर्डर लेगा और उसी को अकाउंटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केटिंग मैनेजर अलाउ कर रहा है सेल्स एग्जीक्यूटिव को कि वो ग्रांट करे 10% डिस्काउंट, वेयर एज फाइनेंस मैनेजर इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको कि 5% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देना है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है। तो जो सब ऑर्डिनेट होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किसका ऑर्डर फॉलो करना है। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगा तो जो सबऑर्डिनेट है उनके माइंड में किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ईजिली फिक्स कर सकते हैं हम लोग और सबऑर्डिनेट बेटर परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि वो केवल एक सुपीरियर से ऑर्डर्स ले रहे होंगे। वहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा सबऑर्डिनेट में क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा मुझे किसका ऑर्डर लेना है किसका नहीं। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। Unity of direction. Unity of direction imply that there should be one head and one plan for a group of activity having same objective. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये बताता है कि केवल एक हेड और एक प्लान होना चाहिए। कोई भी अगर हम ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसका सेम ऑब्जेक्टिव हो, उसके लिए केवल एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स होते हैं उनका सेम मोटिव होता है, सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है थ्रू कोऑर्डिनेटेड और फोकस्ड एफर्ट के साथ। ये इंश्योर करता है कि जितने भी हम एक्शंस कर रहे हैं उसमें यूनिटी हो और कोऑर्डिनेशन हो और किसी भी टाइप का अननेसेसरी डुप्लीकेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है मोटरसाइकिल्स और कार्स, तो दोनों के लिए एक सेपरेट डिविजन्स होने चाहिए और हर डिवीज़न में उसका खुद का इंचार्ज होना चाहिए, प्लान होने चाहिए और रिसोर्सेज होने चाहिए। इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे और सारा मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन होगा उनके वर्क में। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो मीनिंग, यूनिटी ऑफ कमांड क्या, यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाई दैट ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताता है कि कोई भी अगर एक सब ऑर्डिनेट होगा तो वो केवल एक बॉस से ही ऑर्डर लेगा और उसी को अकाउंटेबल होगा एक टाइम पे। वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी अगर ग्रुप एक्टिविटी है जिसका ऑब्जेक्टिव सेम है तो उसके लिए केवल एक हेड होगा और एक प्लान होगा। एम, यूनिटी ऑफ कमांड का एम क्या होता है, डुअल सबऑर्डिनेशन को प्रिवेंट करना। वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन एम होता है प्रिवेंट करना ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। इम्प्लीकेशंस, यूनिटी ऑफ कमांड जो है अफेक्ट करता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अफेक्ट करता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को। सिग्निफिकेंस, यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी और एक हार्मनी और डिसिप्लिन लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में। वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फैसिलिटेट करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को और कोऑर्डिनेशन को, एफर्ट्स वगैरह कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। सिक्स्थ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। According to this principle, interests of the organization as a whole must prevail over the interests of the individual or employees. अब फ्यूल के अकॉर्डिंग इस प्रिंसिपल में क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है उसको हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देंगे इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के पर्सनल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल काम करते हैं, उनके अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, उनकी खुद की डिमांड भी होती है। ये प्रिंसिपल डिमांड करता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अगर इन केस इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट डिफरेंट हुए तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि उन दोनों को रिकॉन्साइल करे, एक साथ लाए। However, if reconciliation is not possible, then general interest must supersede individual interest. बट अगर दोनों रिकॉन्साइल नहीं हो पाए तो जो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स है उसको हम प्रियोरिटी देंगे और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को हम उतनी प्रियोरिटी नहीं देंगे। हमेशा हमें याद रखना चाहिए, वन राइजेज व्हेन हिज ऑर्गेनाइजेशन राइजेज। A manager can ensure this principle through his behavior. For example, he should not misuse his power for his own benefit at the cost of general interest of workers or company. This will ensure same behavior by the workers. मैनेजर ये कैसे इंश्योर कर सकता है वो अपने पावर को मतलब मिसयूज़ ना करे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। ऐसे ही और भी वर्कर्स में भी सेम बिहेवियर आएगा अगर वो खुद ये फॉलो करेगा तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मैनेजर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सैलरी ज़्यादा अर्न करना, बट उस टाइम पे अगर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही होगी तो मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पर्सनल मतलब जो भी एक्सपेंसेस है उसको कट डाउन करे, अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करे, क्योंकि एक मैनेजर अपना ऑब्जेक्टिव तभी ये अचीव कर सकता है ज़्यादा अर्न करने का अगर ऑर्गेनाइजेशन रिकवर कर पाएगी फाइनेंशियल क्राइसिस से। अब हम देखेंगे एडवांटेज और कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉयलेशन। तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हेल्प करता है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। सेकंड, ब्रिंग करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉयलेशन क्या होंगे, तो फर्म क्या है एबल नहीं कर पाएगा अपने गोल्स को अचीव करने में। सेकेंड, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टेंथ, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो ओवरऑल पे और कॉम्पनसेशन होता है वो फेयर होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी, दोनों को फेयरली पे करना चाहिए। जो रेम्यूनरेशन होगा वो जस्ट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिलनी चाहिए जो कि एटलीस्ट उन्हें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड करने में हेल्प करे। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। इट विल इंश्योर कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर एंड गुड रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अगर ऐसा होगा कि मतलब एम्प्लॉयज़ को हम फेयर वेजेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो पेइंग कैपेसिटी के भी अंदर है कंपनी के, तो इससे क्या होगा, एक एटमॉस्फेयर जो होगा ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत अच्छा होगा और जो रिलेशन होगा वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में वो भी बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसको कुछ पार्ट उस प्रॉफिट का अपने एम्प्लॉय के साथ भी शेयर करना चाहिए बोनस के फॉर्म में। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा और अच्छा काम करेगा। अब रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या है। इससे क्या होगा, मोटिवेशन लेवल जो होगा एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा हाई होगा। जो रिलेशनशिप होगी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में वो भी बहुत अच्छी होगी, कॉर्डियल होगी, और इम्प्रूवमेंट आएगा इन कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके अगर हम इसको वॉयलेट करते हैं तो एम्प्लॉय सबसे पहले मोटिवेट नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा। जो रिलेशन है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में वो अनहेल्दी होगी और एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एट्थ, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। According to this principle, there should be proper balance between centralization and decentralization in the organization. अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या सेंट्रलाइजेशन और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसके बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो अब जो सेंट्रलाइजेशन है और डिसेंट्रलाइजेशन है इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। सब ऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू
और मैनेजर का रिटेंशन भी होना चाहिए, फाइनल अथॉरिटी उनके पास ही होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन के थ्रू। तो जो डिग्री है ऑफ सेंट्रलाइजेशन है और डिसेंट्रलाइजेशन की, वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे एक्सपीरियंस कितना है सुपीरियर का, या सबऑर्डिनेट्स की एबिलिटी कितनी है, साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जनरली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। Too much centralization lead to delay in work and complete decentralization lead to loss of control of top management. अगर सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि सब चीज़ पे मैनेजमेंट का कंट्रोल होगा, सब चीज़ पे वो मतलब आई रखे होंगे। वहीं अगर हम कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो टॉप मैनेजमेंट होगा उसके पास कोई भी पावर नहीं बचेगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हम एक बैलेंस बना के रखें कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड कैसी है, और हमेशा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब बैलेंस हो। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। तो इससे क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बैलेंस की वजह से क्विक डिसीजन ले पाएंगे मिडल और ऑपरेशनल लेवल पे। वर्कलोड जो है सुपीरियर्स का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और जो सबऑर्डिनेट है वो भी बहुत ज़्यादा इनकरेज रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे कि हमें अच्छे से काम करना है, क्योंकि उनके पास भी अथॉरिटी होगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम इसको वॉयलेट करते हैं, तो इससे क्या होगा, डिसीज़न मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी अगर हम पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं। रिस्क होगा ऑफ मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। Ninth, scalar chain. According to this principle, organization should have a chain of authority and communication that run from top to bottom and should be followed by managers and the subordinates. अब स्केलर चेन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन ऑफ अथॉरिटी होती है जिसके थ्रू ही कम्युनिकेशन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, और जो रन करती है टॉप से बॉटम में, और जितने भी लोग काम करते हैं चाहे वो मैनेजर हो या सबऑर्डिनेट, सब लोग उसको फॉलो करते हैं उस चेन ऑफ कम्युनिकेशन को। स्केलर चेन इज़ द चेन ऑफ सुपीरियर रेंजिंग फ्रॉम हाईएस्ट अथॉरिटी टू लोवेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. It states superior subordinate relationship and authority of superior in relation to subordinate at various levels. स्केलर चेन क्या होता है, ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बताता है, और सुपीरियर के पास कितनी अथॉरिटी होती है सबऑर्डिनेट के रिलेशन में वो दिखाता है हमें वेरियस लेवल्स पे। स्केलर चेन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है इंश्योर करने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड को, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको इंश्योर करने के लिए। बट स्केलर चेन हर समय नहीं पॉसिबल हो सकता है, तो अर्जेंसी के समय फेयोल ने परमिट किया है एक शॉर्टकट इस चेन में जिसको हम गैंग प्लैंक कहते हैं। गैंग प्लैंक के थ्रू हम मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं दो एम्प्लॉय सेम लेवल के विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन। दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देख सकते हैं अगर डी को कोई रिपोर्ट अगर कम्युनिकेट करनी है ए को, तो उसे पहले इन्फॉर्मेशन को फ्लो करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा सी के साथ, फिर सी जो है बी को इन्फॉर्मेशन देगा, फिर बी ए को रिपोर्ट सबमिट करेगा। बट अगर डी को डायरेक्टली टॉक करना है एच के साथ, कुछ कम्युनिकेट करना है, तो वो लोग डायरेक्टली कर सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव सुपीरियर को इन्फॉर्म करने के बाद। अब इसी को हम गैंग प्लैंक कहते हैं। जो जब कोई भी दो मतलब एम्प्लॉयज़ सेम लेवल पे होते हैं और उन्हें कम्युनिकेट करना होता है, तो वो बिना मतलब स्केलर चेन को फॉलो किए कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हरीश, अगर वो सुपरवाइज़र है और उसको पास करनी है कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल ऑफ वर्क करण को जो कि डायरेक्टर है कंपनी का, और महेश को जो कि सुपरवाइज़र है दूसरे डिपार्टमेंट का, तो अब हरीश डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता है करण के साथ, और उसको फॉलो करना पड़ेगा स्केलर चेन। बट वहीं पे वो डायरेक्टली महेश को मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है गैंग प्लैंक के थ्रू, क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पे हैं। अब हम देखेंगे पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये हेल्प करता है ऑर्डरली और स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, better relation between subordinate and superior due to absolute respect for authority, unity of command as there will be no confusion or dual order. Next,
कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉयलेशन, अगर हम इसे वॉयलेट करते हैं तो क्या होगा? जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऑर्डरली डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप भी क्लियर नहीं होगी, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होंगे, और यूनिटी ऑफ कमांड भी नहीं होगा कोई भी वर्क में। 10th, order. According to this principle, there should be a place for everything and everyone. According to fuel, people and materials must be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल ने क्या बताया है कि चीज़ की एक प्रॉपर प्लेस होती है। फ्यूल के अकॉर्डिंग पीपल और मटेरियल को प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए एप्रोप्रिएट टाइम में, ताकि एफिशिएंसी जो हो वो मैक्सिमम हो। If there is a fixed place for everything and it is present there, then there will be no obstruction in work. मतलब अगर हर चीज़ की प्लेस फिक्स्ड है और सब कुछ अपने जगह पे प्रेजेंट है तो वर्क में कोई भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी, एक ऑर्डरलीनेस फॉलो होगा। इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी। For example, there should be a specific place or workshop for the foreman so that he can be easily contacted whenever necessary. तो एक स्पेसिफिक प्लेस या वर्कशॉप होती है जहाँ से हम लोग फोरमैन को मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब भी हमें उनकी ज़रूरत हो हम ईज़िली उन्हें फाइंड कर सकें। इससे क्या होगा? वर्क वगैरह डिले नहीं होगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी कंपनी की। अब इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जो रिसोर्सेज होगा वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा और कोई भी वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्सेज की, स्मूथ और सिस्टमैटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉयलेशन, रिसोर्सेज वगैरह इनएफिशिएंटली यूज़ होगी और टाइम और एनर्जी भी वेस्ट होगा और ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का डिसिप्लिन नहीं होगा। 11th प्रिंसिपल इज़ इक्विटी। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल ने कहा है कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में किसी भी तरीके का, ना कि रिलीजन या लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ और नेशनैलिटी, किसी भी बेसिस पे एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या होता है? जस्ट और फेयर बिहेवियर मैनेजर्स और वर्कर्स के टूवर्ड सेम बिहेवियर। इससे क्या होता है? ये इंश्योर करता है लॉयल्टी और कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। It must be noted that fuel does not rule out use of force sometimes. फ्यूल ने इक्विटी का प्रिंसिपल तो दिया है, बट उन्होंने फोर्स को यूज ना करने का ऐसा कभी नहीं दिया है। फोर्स हमेशा एक स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए ना करने का, ये जो एम्प्लॉयज हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं वो लेजी ना हो जाए। आजकल एमएनसीज में बहुत सारी नेशनैलिटी के लोग वर्क करते हैं एक साथ, एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब शुड बी पेड सेम वेजेस। अब जो वर्कर सेम टाइप के जॉब कर रहे हैं उनको हम सेम वेजेस देंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं इस प्रिंसिपल के? तो इससे क्या होता है? सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन लेवल जो होता है एम्प्लॉयज़ का वो इम्प्रूव होता है और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होती है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉयलेशन, जो सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा अगर हम इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करेंगे। अनहेल्दी रिलेशन होगा एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में। 12th, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट्स टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब फ्यूल ने इस प्रिंसिपल में कहा है कि मैनेजमेंट को प्रॉपर एफर्ट्स लेने चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ काम करें वो प्रॉपरली स्टेबल हो, उनका टर्नओवर जल्दी जल्दी ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। फ्यूल के व्यू में एम्प्लॉयज़ को बहुत सेलेक्ट करने में या अपॉइंट करने में बहुत ज़्यादा रिगोरस प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और एक बार जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं एक पोजीशन के लिए तो उन्हें रीज़नेबल टाइम देना चाहिए रिज़ल्ट शो करने के लिए। इन शॉर्ट, एम्प्लॉय टर्नओवर को हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम कॉन्टीन्यूसली चेंज करते रहेंगे, एम्प्लॉय का टर्नओवर होता रहेगा, तो इससे क्या होगा? इनस्टेबिलिटी हो जाएगी और इनसिक्योरिटी आ जाएगी एम्प्लॉयज़ के अंदर और वो चाहेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर दें। इससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ जाएगा। So it is always in the interest of the enterprise that its trusted, experienced and trained employee do not leave the organization.
तो ये चीज़ हमेशा इंटरप्राइज के बेनिफिट में ही होती है कि उसके जो एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए. However, changes may be made when it is unavoidable, like in case of prolonged illness, retirement or death of an employee. बट कभी कभी क्या होता है, चेंजेस करने पड़ते हैं जब वो अनअवॉइडेबल कोई सिचुएशन आ जाती है. जैसे अगर एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा इलनेस है बहुत लंबे समय से, या रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है एम्प्लॉय की, उस केस में हम मतलब एम्प्लॉयज़ हटा सकते हैं. Example, if a new employee is appointed, then the employee must be given time to settle down and to adopt to the new environment and working conditions. अगर कोई न्यू एम्प्लॉय को हम अपॉइंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस एम्प्लॉय को हमें टाइम देना पड़ता है ताकि वो सेटल हो पाए और अपने आप को एक न्यू इन्वायरमेंट में और वर्किंग कंडीशन में ढाल पाए अच्छे से. नेक्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी जो है एम्प्लॉयज़ की वो बढ़ती है क्योंकि उन्हें एक जॉब सिक्योरिटी फील होता है अपनी जॉब में. कंपनी की जो रेपुटेशन है वो भी बेटर होती है और उसकी गुडविल भी इंक्रीज़ होती है जब एम्प्लॉय का टर्नओवर जल्दी जल्दी नहीं होता है. अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन क्या होंगे इसके. अननेसेसरी लेबर टर्नओवर क्रिएट करेगा एक एटमॉस्फेयर ऑफ डिसबिलीफ. कंपनी की जो रेपुटेशन होगी वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी अगर एम्प्लॉय का टर्नओवर जल्दी जल्दी होगा तो. 13. इनिशिएटिव. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्कर्स शुड बी इनकरेज्ड एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स. अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल क्या कहते हैं कि वर्कर्स को हमें इनकरेज करना चाहिए और एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो कुछ इनिशिएटिव ले सके और प्लान को एग्जीक्यूट कर सके. फ्यूल ने सजेस्ट किया है कि एम्प्लॉय सारे लेवल पे उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो कोई इनिशिएटिव ले वर्क रिलेटेड मैटर्स में. इनिशिएटिव क्या होता है, एक पावरफुल मोटिवेटर होता है ह्यूमन बिहेवियर के लिए और एक सोर्स होता है स्ट्रेंथ का ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इट इज़ वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन. For example, an organization must have an employee suggestion system and employees with useful suggestion should be rewarded. अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए और जो भी एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल सजेशन लाएंगे उनको रिवॉर्ड देना चाहिए ताकि वो इनकरेज हो और इनिशिएटिव ले. नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट. इंक्रीज इन मेंटल ग्रोथ एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज़. अब जो एम्प्लॉय का मेंटल ग्रोथ होगा इससे और उनको एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी उनके में. इट इंक्रीज कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉय का जो कमिटमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो भी बढ़ेगा. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन. अब इसके वायलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. लीड टू फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉय में क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा. लैक ऑफ इनिशिएटिव में क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन. Spirit the corps. According to this principle, management should take reasonable steps to develop a sense of belongingness and feeling of team spirit among employees. अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल ने क्या कहा है, मैनेजमेंट को एक रीज़नेबल स्टेप लेना चाहिए. एक मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट होना चाहिए कि मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए टीम वर्क, स्पेशली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में अगर उससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. तो प्रोडक्शन इज टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर वर्क एंड रिक्वायर फुल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल मेंबर्स. प्रोडक्शन क्या होता है, एक टीम होती है. टीम मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव मोर वर्क और इसको फुल सपोर्ट मिलना चाहिए. मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी. मैनेजर को हमेशा रिप्लेस करना चाहिए, उसको किसी भी बात में मैं नहीं करना चाहिए. उसको मतलब सारी टीम को एक साथ लेके चलना चाहिए कोई भी कॉन्वर्सेशन हो. इससे क्या होगा, एक एटमॉस्फेयर डेवलप होगा म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स का एम्प्लॉयज़ के बीच में. और इससे क्या होगा, जो पेनल्टीज़ वगैरह है वो भी मिनिमाइज होगी ऑर्गेनाइजेशन में. एग्जाम्पल, इफ़ अ डिपार्टमेंट हैज़ टू अचीव अ टारगेट, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is the duty of each member of the department to ensure that target is achieved on time, even if any member is unable to fulfill his individual target. It means that employees should not concentrate only on achieving their individual target, but on achieving group target. तो अगर कोई एक डिपार्टमेंट है और उसका एक टारगेट है कुछ अचीव करने का,
तो ये ड्यूटी बनती है हर एक मेंबर की उस डिपार्टमेंट की कि वो टारगेट टाइम पे अचीव हो जाए। इसके बावजूद कि अगर कोई एक मेंबर अगर अपना इंडिविजुअल टारगेट नहीं फुलफ़िल कर पा रहा है, तब भी बाकियों को वो टारगेट को मिल के पूरा करना होगा टाइम पे। इसका मतलब हम कह सकते हैं एम्प्लॉय को केवल कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है अपने इंडिविजुअल टारगेट को पूरा करने के लिए, बट उन्हें एक ग्रुप टारगेट को अचीव करना है। नेक्स्ट, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? इससे एक एटमॉस्फेयर डेवलप होगा म्यूचुअल ट्रस्ट का। ये हेल्प करेगा अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स में। इट लीड्स टू कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके वायलेशन के? जो लैक ऑफ टीम स्पिरिट होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, और वो वो आपस में अच्छे से कोऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। जो भी ग्रुप गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे, और मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक अनहेल्दी रिलेशनशिप होगी। तो फाइनली हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो वाइडली एप्लीकेबल होता है मैनेजरियल प्रॉब्लम्स पे, और उनका एक इम्पैक्ट पाया गया है मैनेजमेंट की थिंकिंग पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।